हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगन चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। एक ऐसी कहानी जो हमारे अपनों की याद दिलाएगी, एक ऐसी कहानी जो हमारे कोरोना काल में कालगर्त में समाये हुए लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है। फ्रेंड्स, कोरोना काल में हमारे बहुत से अपने हमसे दूर हो गए और बहुत से हमारे अपने उस कालगर्त में समा गए। आज मेरी ये कहानी उन सब लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है। फ्रेंड्स, हम उन्हें वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम उन्हें याद करके और हम अपनी पिछली की हुई गलतियों से एक सबक सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज कोरोना फिर वापस आ रहा है, एक नए रूप में, एक नए आकार में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो गलतियां कर चुके हैं और हमारे अपने जो हमसे दूर जा चुके हैं, उनको याद करके हम अपनी पिछली गलतियों से कुछ सबक सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें लापरवाही नहीं करनी है, हमें कोरोना के हर रूप से लड़ना है और जीतना भी है। आज मेरी ये कहानी उन अपनों को समर्पित है जो हमसे बहुत दूर चले गए हैं। मेरी कहानी का शीर्षक है मेरे पापा कब आएंगे। फ्रेंड्स, हमारे अपनों में हमारे माँ बाप, चाचा, दोस्त और हमारी बहन, बहुत से ऐसे रिश्ते थे जो हमें छोड़ के जा चुके हैं। आज मेरी कहानी उन सबको एक श्रद्धांजलि है और उन सबको याद करने का एक जरिया है। आज मेरी ये कहानी हर उस परिवार को समर्पित है जिसके अपने उन्हें छोड़कर बहुत दूर जा चुके हैं। आज मेरी कहानी आप लोगों को याद दिलाएगी कि हम लोगों ने अगर पीछे कुछ गलतियां की है तो हम आने वाले इस कोरोना काल में हम वो गलतियां ना दोहराएं। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ लापरवाही मत कीजिएगा और कोरोना के हर नियम का पालन कीजिएगा। आज मेरी कहानी मेरे पापा कब आएंगे एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो मैं आपको सुनाऊंगी। शायद मेरी कहानी सुनाते सुनाते मुझे भी आंसू आ जाए और आपकी आंखों में भी ये कहानी सुनते सुनते शायद आंसू आ जाए और आपको अपने उन लोगों की याद आ जाए जो आपसे दूर जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। मेरे पापा कब आएंगे। मयंक हमारी कहानी का नायक मयंक है। एक छोटी सी फैमिली थी जिसकी मियाँ बीबी, एक प्यारा सा बच्चा, करीब 5 साल का छोटा सा बच्चा था और मैं उन सबको बहुत प्यार करता था, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। उसके मम्मी पापा गांव में रहते थे और मैं जॉब के सिलसिले में आके शहर में रह रहा था। वहाँ उसकी एक छोटी सी फैमिली थी, उसका छोटा सा बच्चा जिसमें मयंक की जान बसती थी। उसकी सुबह मयंक की सुबह अपने बेटे विशु को देखकर होती थी और उसकी रात भी अपने बेटे के चेहरे से ही उसकी रात शुरू होती थी। मयंक अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, उसकी पत्नी साची और उनका बेटा मयंक, तीनों लोगों में एक दूसरे की जान बसती थी। वो मयंक का चेहरा देखे बिना मयंक, साची और विशु तीनों की जान एक दूसरे में बसती थी। मयंक बिना विशु का चेहरा देखे हुए अपने सुबह की शुरुआत नहीं करता था और साची मयंक और विशु का बहुत ध्यान रखती थी। वो एक अच्छी माँ थी, एक अच्छी पत्नी थी, एक अच्छी बहू थी। विशु अगर कुछ शैतानी करता तो साची उसे डांटती, तो विशु उस टाइम पे कुछ ना बोलता, पर जैसे ही उसके पापा शाम को ऑफिस से घर आते, विशु अपने पापा के सामने शिकायत का पुलिंदा लेकर बैठ जाता कि मम्मा ने आज मुझे ये कहा, आज मम्मा ने मुझे ऐसे डांटा, आज मम्मा ने मुझे बहुत डांट लगाई है।
तो इस पर झूठ मूठ का मयंक साक्षी को डांटता, तुमने क्यों मेरे बेटे को डांटा है, क्यों तुमने मेरे बेटे को ऐसे कहा है, ये गंदी मम्मा है। और विशु बोलता, पापा ये गंदी मम्मा है, ये हमको हमेशा डांटती रहती है। तो साक्षी इस पर कहती कि ये ना टिफिन खाता है, ना होमवर्क करता है, टीचर से मुझे शिकायत सुनने को मिलती है, और ये इसको अपने लाड प्यार की वजह से इसको बिगाड़ के रखा है। ये बड़ा होगा तो बहुत शैतानी करेगा, फिर आप मुझे मत कहिएगा कि हाँ मैंने विशु को कुछ नहीं सिखाया है। तो इस पर विशु कहता, पापा देखो आपको भी मम्मा डांट रही है, ये गंदी मम्मा है, आप मेरे लिए दूसरी मम्मा ले आओ। तो वो अपनी मासूमियत में बोलता। तो इस पर उसके पापा मैं कहते, हाँ बेटा तुम सच कह रहे हो, ये गंदी मम्मा है, मैं दूसरी मम्मा ले आऊँगा। और ये कहकर वो साक्षी को चिढ़ाने के अंदाज में उसके गाल की तरफ हाथ लगा के कहता है कि ये गंदी मम्मा है, मैं दूसरी मम्मा ले आऊँगा। इस पर साक्षी तलमिना जाती कि हाँ हाँ जरूर ले आइएगा, जब वो तुम लोगों को खाना नहीं देगी, पानी नहीं देगी, फिर समझ में आएगा कि दूसरी मम्मा क्या होती है। मयंक समझ जाता कि साक्षी को बुरा लग रहा है उनका ये चिढ़ाना। तो वो साक्षी के पास आता, प्यार से कहता, तुम पागल हो, बच्चा है, वो उसे कहने दो, और मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था, तुम तो हमारी जान हो, हम दोनों की जान हो, और भला मैं तुम्हें कहाँ छोड़ सकता हूँ। और हाँ मौका मिला तो मैं सच में दूसरी मम्मा इसके लिए ले आऊँगा। वो कह के फिर चिढ़ा के हंस के वहाँ से भाग जाता। साक्षी गुस्सा हो जाती और वो किचन में आ जाती, खाना बनाने लगती। उनकी फैमिली बहुत प्यारी फैमिली थी, बहुत अच्छे से उन सब चल रहा था, सारे बहुत प्यार से सब लोग रह रहे थे। विशु हर छोटी बड़ी बात अपने पापा से बताता, क्या क्या उसने आज स्कूल जाता तो स्कूल में क्या क्या हुआ उसके साथ, वो सारी बातें अपने पापा से शेयर करता। और मयंक भी बहुत प्यार से विशु की हर बात सुनता। वो विशु के लिए अच्छा खासा टाइम निकालता। अगर ऑफिस में वर्क होता तो वो जल्दी जल्दी काम करके अपने बेटे से बातें करता, उसे पार्क ले जाता, उसे घुमाने ले जाता, हर चीज़ वो विशु के लिए करता था। जब भी कुछ कोई खिलौना या कुछ ऐसा विशु को पसंद आ जाता तो वो विशु के लिए किसी भी तरह से वो खिलौना लेकर आता, उसकी हर जिद पूरी करता, उसकी हर इच्छा वो पूरी करता। साक्षी बहुत गुस्सा करती, वो कहती कि आपने तो लाड प्यार में इसको बर्बाद कर दिया है, और आप इसको बिगाड़ के आपने रखा हुआ है, कल ये बड़ा होगा तो ये किसी की नहीं सुनेगा, और फिर आप ही कहोगे कि हाँ विशु बिगड़ रहा है। तो इस पर वो मयंक बोलता कि तुम तो मेरे बेटे की ऐसी शिकायत करती हो जैसे कि तुम उसकी मम्मा हो ही नहीं। विशु तो सच में कह रहा था कि उसके लिए दूसरी मम्मा ले आओ, तो तुम ऐसे शिकायत क्यों कर रही हो मेरे बेटे की। वो बहुत उससे पूछता कि तुम हर समय मेरे बेटे की शिकायत करती हो, भी वो छोटा बच्चा है, उसकी चीज़ हम लोग नहीं पूरी करेंगे तो कौन पूरी करेगा। तो साक्षी कहती कि हाँ छोटा है, पर हमें हर चीज़ उसके अंदर छोटे से ही डालनी पड़ती है, हर बच्चे को सिखाना पड़ता है, छोटे से ही सबको सिखाना पड़ता है। तो इस पर मयंक कहता है कि तुम तो ऐसे शिकायत करते हो जैसे कि तुम उसकी सौतेली माँ हो। अगर कल मैं नहीं रहा, मुझे कुछ हो गया, तुम तो मेरे बेटे को मार ही डालोगी। तो इस पर साक्षी उसके मुंह पे हाथ रख देती है, कहती है मयंक ये क्या बोलते रहते हो, और तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, और तुम जानते हो अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं और विशु जिंदा रहेंगे, नहीं रह पाएंगे, तुम तो हमारी जिंदगी हो, तुम्हारे बिना तो हम वैसे भी नहीं जी पाएंगे। ये कहकर साक्षी मयंक के गले लग जाती, उसकी आंखें भर आती। मैं कहता पागल हो, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। तो इसमें साक्षी कहती है कि क्यों ऐसे बोल रहे थे। कहते हैं ना कि कभी कभी बातें सच हो जाती है, और मुझे बहुत डर लगता है जब ये सब बातें होती हैं, और ये सारी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती है, तुमने ऐसे क्यों कहा। तो इस पर मयंक उसे शांत कराता है और कहता है तुम पागल हो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ बुढ़ापे में घूमूंगा, अपने बेटे के पोते को खिलाऊंगा, और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तुम मत सोचो कि मैं इतना जल्दी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला हूँ, मैं बुढ़ापे तक तुम्हारे साथ रहूंगा, और तुम पागल हो जो रो रही हो।
तो इस पर साक्षी अपने आंसू पोंछने लगती। मयंक उसके प्यार से उसके आंसू पोंछता, कहता है कि तुम इस तरह रोती हुई अच्छी नहीं लगती हो, रोती हुई तुम्हारा चेहरा बहुत भयानक लगता है, साक्षी तुम प्लीज मत रोया करो। ये कहकर वो मुस्कुराने लगता है, साक्षी भी मुस्कुराने लगती है। दोनों पति पत्नी दोनों पति पत्नी में एक दूसरे की जान बसती थी। साक्षी हरदम हर बात पे मयंक का साथ देती थी। जब मयंक के मम्मी पापा आते थे तो साक्षी उन सबका भी ख्याल रखती थी। वो एक बहुत अच्छी पत्नी थी, बहुत अच्छी बहू थी। उसके सास ससुर जब आते थे तो विशु को भी बहुत अच्छा लगता था। वो अपने दादा दादी के साथ दादा दादी के साथ खेलता, और स्कूल से आने के बाद जहाँ वो मयंक को ढूंढता, वहाँ पर दादा दादी के आने के बाद वो दादा दादी के साथ खेलता, और पूरा दिन स्कूल में क्या हुआ दादी से शेयर करता, दादा किससे शेयर करता। दादा उसके पार्क लेकर जाते, वहाँ पर खेलने जाता। एक बहुत हैप्पी फैमिली थी, बहुत अच्छी फैमिली थी, जहाँ पर सब में एक दूसरे के लिए सिर्फ प्यार था। सबकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और सब लोग एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। मम्मी पापा मयंक के कुछ ही दिन के लिए आते, पर जितने दिन भी आते मयंक, विशु, साक्षी सब लोग बैठ कर साथ में बात करना, और ऑफिस में क्या क्या हुआ या विशु की लाइफ में क्या क्या हो रहा है, विशु के लिए वो लोग क्या सोच रहे हैं, सब कुछ अपने मम्मी पापा से बताते। दादा दादी के आने पर विशु भी बहुत खुश रहता था। वो उनके साथ खेलता रहता था, क्योंकि मयंक ऑफिस चला जाता था, साक्षी घर में काम करती थी, तो वो विशु कहीं ना कहीं अकेला पड़ जाता था। और जब दादा दादी उसके चले जाते थे तो वो काफ़ी अकेला पड़ जाता था। फिर वो अपने खिलौनों के साथ खेलता और शाम को पापा का इंतज़ार करता है। शाम को ऑफिस से उसके पापा जैसे ही घर आते, विशु दौड़ के अपने पापा की गोदी चढ़ जाता और उसका टिफिन वगैरह सब साक्षी अलग लेकर रखती। और सबसे पहले विशु अपने स्कूल की सारी बातें बताता, पापा उसे कहाँ ले जाएंगे घुमाने या क्या है, तो ये चीजें वो देख रहा था। तो ये सारी बातें उनकी लाइफ में बहुत हैप्पी लाइफ उनकी चल रही थी। और धीरे धीरे 2019 खत्म हो रहा था। सब लोग अपनी आगे की ज़िंदगी की बहुत सारी प्लानिंग कर रहे थे, क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें 2020 में करनी है। मैं भी बहुत सारे प्लानिंग कर रहा था कि कैसे क्या कुछ करेंगे। और इसी 20 दिसंबर 2019 में कुछ चीज़ें सुनाई दी, कुछ बातें सुनाई दी, जिसने कहीं ना कहीं हर एक इंसान को डरा दिया था। भारत में चीन से एक वायरस की शुरुआत हुई थी और जिसका नाम कोरोना था, कोविड-19। और दिसंबर में भारत में भी 1-2 केस मिल चुके थे, जिससे भारत में काफ़ी हाहाकार मच गया था कि कोरोना जैसा वायरस, जिसने वुहान सिटी को पूरी तरह से साफ करके रख दिया है, अब उसने भारत में दस्तक दे दी है। हर इंसान डरा हुआ था। ये वायरस बहुत भयानक था। इसकी ना कोई दवा थी, ना कोई टीका था, ना इससे बचने का कोई उपाय था। हर इंसान डरा हुआ था। और ये मार्च आते आते सन 2020, जिसका स्वागत हमारे भारतवासियों ने बहुत धूमधाम से किया था, बहुत अच्छे से किया था। आज सन 2020 में कुछ खुशियों के साथ साथ एक भयानक महामारी ने भी कदम रखा। सन 2020 हमारे भारत के लिए बहुत ही बुरा साल रहा, और जिसमें एक महामारी ने दस्तक दिया। मार्च के आते आते भारत में काफ़ी केस आ गए और जिसमें सरकार ने लॉकडाउन लगाया। और लॉकडाउन लगाने के बाद
कुछ दिन तक ऑफिस और जितने भी वर्किंग फैक्ट्रीज सब कुछ बंद हो रही थी और सबको एहतियात के लिए मास्क और सैनिटाइजर्स यूज़ करने के लिए कहा जा रहा था। हर इंसान बहुत डरा हुआ था, यहाँ तक कि लोग अपने घर में अगर सब्जियां भी लाते तो उसे काफ़ी सैनिटाइज करके या उसे साबुन से धुल के ही अंदर लाते थे, क्योंकि रिसर्च से पता चला था कि ये वायरस सिर्फ सैनिटाइजर से जाता है और साबुन से धुलने पर साफ होता है। लोग काफ़ी डरे हुए थे। मयंक के ऑफिस में पहले तो लॉकडाउन लगा, लेकिन धीरे धीरे ऑफिस खुलने लगे और जो लोग बीमार हो रहे थे काफ़ी हद तक ठीक भी हुए। तो लोगों में एक था कि हाँ ये जुकाम बुखार है और इसके अलावा ये कुछ नहीं है, पर क्योंकि लोगों को लग रहा था कि कुछ देसी चीज़ें देसी दवाओं की वजह से ये वायरस ख़त्म हो रहा है, तो उन्हें लग रहा था ये खाली जुकाम बुखार है। और जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारे देश के लोग लापरवाह से होते चले गए। सन 2020 के जाने का सब इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे ऑफिस खुलने लगा, एक रूटीन के और कुछ नियम को लेकर ऑफिस खुलने लगा और मयंक ऑफिस जाने लगा, पर स्कूल सारे बंद थे, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी। और 2020 यूँ कहिए कि सब लोग बस डर डर के बिता रहे थे कि किसी तरह ये साल चला जाए। मयंक रोज ऑफिस जाता, ऑफिस से आने के बाद वो पहले अपने आप को फ्रेश करता और फ्रेश होने के बाद वो 1-2 घंटे बाद विशु को लेता। विशु पहले की तरह अपने पापा की गोदी चढ़ना चाहता, पर मयंक उसे मना कर देता। मयंक ऑफिस से आने के बाद जब विशु को नहीं लेता तो विशु अपने पापा से सवाल पूछता, पापा पहले तो आप मुझे फौरन गोदी ले लेते थे, अब क्या हुआ आप मुझे गोदी नहीं लेते हो? आप पहले वॉशरूम में जाते हो, फ्रेश होते हो, उसके बाद मुझे गोदी लेते हो, आप पहले तो नहीं ऐसा करते थे। तो उसके मासूम सवालों का जवाब मयंक देता, बड़े प्यार से उसे समझाता, बेटा मैं जब ऑफिस जाता हूँ वहाँ पर एक राक्षस मिलता है जो हमारे कपड़ों और हाथ पैर पे होता है, मैं उसे बाथरूम में जाकर उसे रिमूव करता हूँ, फिर मैं तुम्हारे पास आता हूँ ताकि मेरे विशु को वो राक्षस पकड़ ना ले। तो विशु भी समझ जाता कि पापा सही कह रहे हैं। वो कहता हाँ पापा पहले आप उस राक्षस से फाइट कर लीजिए, इसके बाद आप मुझे गोदी लीजिएगा, मैं तब तक आपका खड़ा होकर यहीं पर वेट करूँगा। विशु जितनी देर उसके पापा वॉशरूम में होते वो बाहर खड़ा अपने पापा का वेट करता। थोड़ी देर बाद उसके पापा उसे गोदी लेते, वो सारी बातें अपने पापा से पूछता, उसके मन में सवाल, उसके मासूम सवाल का जवाब मयंक ऐसे देता जैसे कि कोई बड़ा आदमी कुछ पूछ रहा हो और मयंक उसे सारी बातें बता रहा हो। मयंक ऑफिस से आने के बाद अक्सर काढ़ा लेता, भाप लेता। उसे टेंशन थी कि कहीं उसके द्वारा कहीं कोरोना वायरस उसके घर में ना आ जाए, जिससे उसके बच्चे और उसकी पत्नी को कोई तकलीफ हो। उसने अपने पापा मम्मी को मना करके रखा था कि आप लोग अभी मत आइएगा यहाँ, क्योंकि मैं रोज ऑफिस जाता हूँ, आप लोग बुजुर्ग हैं और अगर इस वायरस में ये वायरस किसी तरह मेरे साथ घर आ गया तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो इस बीच उसके मम्मी पापा भी नहीं आ रहे थे और उन सबकी रूटीन ऐसे चल रही थी और धीरे धीरे 2020 खत्म होने वाला था। हमारे भारतवासी मान के बैठे थे कि ये कोई वायरस नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है, बस जो है ये ऐसे ही है। तो लोगों ने धीरे धीरे मास्क लगाना छोड़ दिया था, सैनिटाइजर का यूज़ करना छोड़ दिया था। जहाँ पर पहले हर इंसान डरा हुआ था वो मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ कर रहा था, आज वहीं पर नवंबर दिसंबर के आते आते ये चीज़ें एकदम ख़त्म हो चुकी थी और ये ऐसा फील हो रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई वायरस नहीं है, ये तो बस सिर्फ जुकाम है और
बुखार है और हमारे भारत में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसकी वजह से ये हम तक नहीं पहुंच पाएगा। लोगों में ये गलतफहमी हो रही थी और ये कोरोना वायरस एक नए तूफान की तैयारी कर रहा था। कहते हैं ना कि तूफान आने के पहले शांति होती है। मानो ये कोरोना वायरस उसी शांति के साथ एक बार फिर भारत में दस्तक देने वाला था। सन 2020 खत्म हुए, सन 2021 की शुरुआत हुई। सब लोगों ने मान लिया कि ये वायरस सिर्फ 2020 तक था, इसके बाद ये वायरस हमारे भारत में नहीं आएगा। वैज्ञानिक यहाँ पर रिसर्च कर रहे थे। कोरोना वायरस अपना रूप बदल रहा था, हर स्टेप पे वो अपना रूप बदल रहा था और यहाँ पर ना उसके टीके उसको खत्म करने का कोई भी उपाय नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत के बाद टीके का निर्माण किया। भारतवासी और खुश हो गए कि अब ये वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पर ये वायरस एक नए रूप में हमारे यहाँ दस्तक देने वाला था। मार्च, सन 2021 मार्च, जहाँ पर मार्च के आते ही काफ़ी केस आने लगे और ये केस लगातार बढ़ते जा रहे थे। हर जगह पर सरकार अपील कर रही थी कि आप लोग हर नियम का पालन करें, पर हमारे भारतवासी उस किसी भी नियम को नहीं मान रहे थे। सन 2021 अप्रैल आते आते इस महामारी ने अपना पूरा पैर पसार लिया था। पूरी तरह से उसने भारतवासियों को अपनी गर्द में ले लिया था। हर घर में, हर शहर में बहुत केस निकल रहे थे और इस महामारी ने एक नया रूप बनाकर हमारे देश में एंट्री किया था। जहाँ पर लोग बुखार होने के बाद अक्सर उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी और ऑक्सीजन की कमी के बाद इंसान को काफ़ी दिक्कत होती थी और जहाँ पर हमारे यहाँ सिलेंडर भी अवेलेबल नहीं थे, हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। मैं एक रोज़ ऑफिस जाता, वहाँ उसके ऑफिस में भी काफ़ी लोग बीमार पड़ गए थे, काफ़ी लोगों का इलाज चल रहा था। अक्सर सुनाई देता कि हाँ, यहाँ पर सिलेंडर नहीं है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। मैं बहुत डरा हुआ था कि कहीं किसी तरह अगर ये वायरस उसके घर में आ गया तो साक्षी क्या करेगी, या उसके बच्चे को या साक्षी को कोई दिक्कत हुई तो वो क्या करेगा। मैं रोज़ ऑफिस जाता, ऑफिस में काफ़ी लोग बीमार पड़ गए थे, बहुत लोगों की डेथ हो चुकी थी। मैं काफ़ी घबराया हुआ था। साक्षी जैसे ही अगर कभी फ़ोन उठाती, फ़ोन देखती तो अक्सर किसी न किसी दिन रोज़ किसी न किसी के मरने की खबर आ रही थी। साक्षी बहुत डरी हुई थी, वो मैं को लेकर बहुत डरी हुई थी कि मैं रोज़ ऑफिस जाता है और रोज़ ये दिक्कतें हो रही है, रोज़ सुनाई दे रहा कि आज यहाँ पर ये हो रहा, वो हो रहा। तो इस वजह से साक्षी बहुत डरी हुई थी और इस तरह मैं रोज़ ऑफिस जाता, ऑफिस से घर आता और एक दिन मैं ऑफिस से घर आया। उसने बताया साक्षी को कि उसके बड़े पापा के जो लड़के थे वो बीमार हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। साक्षी घबरा जाती है क्योंकि वो उनकी फैमिली में कोई बड़ा नहीं होता देखभाल के लिए। तो वो कहती है मैं ऐसा क्या किया जाए, और कोरोना है तो हम जा भी नहीं सकते हैं, आप देख लेना, अगर पैसे की कोई बात होती है तो आप पैसे वगैरह भेज देना और अगर आपसे जो कुछ भी हो सकता है आप कर देना। तो मैं कहता हाँ, मैंने पैसे पहले भेज दिए हैं और मैं देख रहा हूँ बड़े भैया को वहाँ पर सिलेंडर नहीं मिल रहा है और हॉस्पिटल में भी जगह नहीं है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे जितना हो पा रहा है मैं सब कुछ कर रहा हूँ। साक्षी इधर बहुत परेशान होती है, रोज़ फ़ोन करके अपने घर वालों से बड़े भैया के बारे में बात करती रहती है, पर उनकी तबीयत
काफ़ी खराब हो चुकी थी, ऑक्सीजन लेवल काफ़ी नीचे जा चुका था। और इस तरह दूसरे तीसरे दिन उन्हें खबर मिली कि बड़े भैया की डेथ हो गई। साक्षी और मयंक दोनों एक दूसरे के गले रखकर खूब रोए और उन्हें ये भी नहीं था कि वो वापस अपने गांव चले जाते हैं, अपने बड़े भैया के अंतिम दर्शन कराते। मैं काफ़ी परेशान था। साक्षी उसे काफ़ी सतावना दे रही थी, काफ़ी उसे समझा रही थी कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें, अब जो हो गया है उसे भूल जाओ। और पर मयंक को लग रहा था कि उनके बड़े भैया का पूरा परिवार बिखर गया। उनकी 3 बेटियां, 1 बेटा सॉरी, जो अभी जिनकी अभी पढ़ाई चल रही थी, उनकी एक कच्ची गृहस्थी थी जो कि पूरी तरह से बिखर गई। बड़े मम्मी पापा बुजुर्ग हो चुके थे और उनके पास कोई और सहारा नहीं था। बच्चा भी, उनका पोता भी बहुत छोटा था, कैसे उनका घर संभलेगा, सब कुछ सोचकर मैं काफ़ी रोए जा रहा था। साक्षी उसे चुप कराए जा रही थी कि मत परेशान हो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो नियत है और मरना जीना बिछड़ना ये तो लगा रहता है, क्या कर सकते हैं। और वो काफ़ी उसे समझा रही थी। मैं काफ़ी परेशान था, उसे नींद नहीं लग रही थी, वो रात में करवटें बदल रहा था। साक्षी उसका दिमाग इधर उधर करने की कोशिश कर रही थी कि वो ना सोचे उन सब के बारे में। और इधर मैं के ऑफिस में भी लगातार किसी न किसी के मरने की खबर आ रही थी। मैं काफ़ी डरा हुआ था, वो रोए जा रहा था, उसने साक्षी उसे चुप करा रही थी। तभी मैं के मुँह से एक बात निकलती, साक्षी अगर कल मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी। साक्षी एकदम उसकी आंखें भर आती, कहती मैं क्यों बोल रहे हो, एक तो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ लोग हमारे अपने जा रहे हो, इस टाइम पे तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला हमारे साथ है। तो इस पर मैं कहता है कि साक्षी मुझे नहीं यकीन था, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि बड़े भैया हम लोगों को छोड़ के जा सकते हैं। अगर बड़े भैया चले गए हैं और मैं भी रोज ऑफिस जाता हूँ, कुछ ना कुछ रोज ऑफिस में कितने लोग मर रहे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई तो तुम क्या करोगी। साक्षी कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बहुत अपना केयर करते हो और बहुत अच्छे से आप रहते हो, आप ये सब मत सोचो, ये सब चीज़ें फालतू की बातें आप मत दिमाग में लाओ, कुछ नहीं होगा, आप एकदम सही रहोगे। साक्षी किसी तरह उसे शांत कराती है, उसका दिमाग इधर उधर डाइवर्ट करती है। पर मयंक के दिमाग में उसके भैया बसे रहते हैं और इसी बीच उसके एक दोस्त की बहन का भी डेथ हो जाता है और वो भाई काफ़ी, उसका दोस्त वो काफ़ी परेशान रहता है। वो कहता है कि दीदी ने हमको इतना अच्छे से पाला पोसा था, आज दीदी का स्वर्गवास हो गया और मैं उन्हें देखने भी नहीं जा पाया। सब लोग बहुत परेशान रहते हैं, कोई एक दूसरे से मिल नहीं सकता, किसी को कोई एक दूसरे को गले लगाकर नहीं रो सकता। चारों तरफ मौत का तांडव चल रहा था, शमशान घाट लाशों से भरा हुआ था, हॉस्पिटल भरा हुआ था, हॉस्पिटल में कहीं जगह नहीं थी और सिलेंडर कहीं मिल नहीं रहा था। हर इंसान अपने में परेशान था, बस वो दुआ कर सकता था, इसके अलावा उसके हाथ में कुछ नहीं था। हर इंसान डर रहा था कि कहीं भी किसी तरह उसके घर में ये वायरस दस्तक ना दे। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी मेरे पापा कब आएंगे भाग दो भागे के ही पर ख़त्म होती है। मैं आगे आप लोगों को सुनाऊंगी कि मयंक के साथ क्या क्या हुआ और बिशु के पापा कहाँ गए, जिसे बिशु ढूंढ रहा है उसके पापा कहाँ हैं, कब आएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ये भाग दो में सुनाऊंगी। आज मेरा गला खराब है, मुझे भी जुकाम हो गया तो शायद मैं बहुत अच्छे से नहीं सुना पाई, अगर कुछ गलती हुई तो प्लीज़ इसे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं अब भाग 2 लेकर मंगलवार को हाजिर हो रही हूँ। और फ्रेंड्स,
ये कोरोना वायरस फिर वापस लौट के आ रहा है। तो हम अपने पिछली गलतियों से एक हमें सबक लेना चाहिए, हम वो गलतियां अब ना दोहराएं, वो उन गलतियों को अब हम वापस ना दोहराएं, ताकि फिर एक मौत का तांडव हो। आप लोग केयरफुल रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। और मैं इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ मैं मंगलवार को, तब तक के लिए बाय।